जंगल राज के युवराज देश को डायरेक्शन दिया, हम लोगों ने अपराध को नियंत्रित। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm with Yashwant Deshmukh, founder of C-Voter, a research poll agency. Everybody knows C-Voter. And Shankar Adnimesh, the Prince, senior assistant editor in Bihar. Right now on a highway, he stopped his car to participate in the print debates. Gentlemen, welcome to both of you, Yashwant and Shankar. Thank you. So we are now here in this discussion just as the first phase of this very interesting Bihar election has just come to an end. 71 seats have been voted today. So yeah, Shankar, let me ask you first. You are on the ground in Bihar. What has been your experience? ज्योति देखिए, चूंकि मैं इस समय हाईवे पे खड़ा हूं और हो सकता है कि आपको ढेर सारी पीछे से आवाजें सुनाई दे, ट्रक की आवाजें, गाड़ियों की आवाजें, लेकिन फिलहाल मैं एक बेगूसराय, जो पटना से करीब 3.5-4 घंटे की दूरी पर स्थित एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां की कंस्टिट्यूंसी से लौट रहा हूं। वहां पे जिस कंस्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूं, जिस विधानसभा की, वहां पे जो इलेक्शन है वो नेक्स्ट फेज में है, लेकिन वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं खड़ा है, जेडीयू और आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा है। और जो गांव वालों से मैंने बात की, वहाँ जो लोकल्स हैं, उन सब का नीतीश के प्रति नाराजगी है। नीतीश सरकार से वो नाराज है और तमाम दावों के बावजूद जो मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि उन्होंने 5,000, 5,500 रुपए जो लॉकडाउन के जरिए, लॉकडाउन के दौरान में जो लोग लौटे थे उनके अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर किए। ढेर सारे विलेजर हैं, उनका कहना है कि उनको कुछ आज तक नहीं मिला। लेकिन जब मैंने पूछा कि वोट किसको करोगे, तो उनका कहना है मोदी को करूंगा, जबकि उस सीट पे बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। तो आप इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। उनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट, रुकावट, खेद कुछ भी नहीं आया है। जहाँ पे कैंडिडेट नहीं भी खड़ा है, वहां पे भी लोग मोदी को वोट करने को तैयार हैं। नीतीश कुमार से नाराजगी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो आरजेडी को भी वोट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनका परंपरागत वो एमवाई कॉम्बिनेशन में नहीं आते, तो इसलिए मजबूरी में उनको नीतीश कुमार को वोट करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से, निश्चित तौर पे ये एक वैसा चुनाव है 2010 और 2015 से बिल्कुल अलहदा चुनाव, जहां पे पहले से एक तरह से डिसाइडेड था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार स्थिति पलटी हुई है। अब वो सवाल है कि कितना वो नीचे तक डेंट होता है, एलजेपी कितना डेंट करती है, नीतीश कुमार कितना डेंट होते हैं, ये देखने वाली बात होती है। यशवंत, अभी आपने सुना कि शंकर बिल्कुल ऑन द ग्राउंड सिचुएशन हमको समझा रहे हैं कि क्या है। इट सीम्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ सिचुएशन कि मोदी जी को वोट जरूर करेंगे लोग, लेकिन नीतीश के साथ नाराज हैं। Absolutely, and I totally agree with what his understanding is, because that's what our data is also reflecting in our daily tracker for months now. You know, when we said even after the Lok Sabha election, this sweep notwithstanding, during the last year's Lok Sabha election, during the exit poll of Lok Sabha election, we did ask the voters, you know, what if the assembly elections would be happening right now? What would have been your thing? And till that point of time, you know, the incumbency levels have started to sink in. People voted last year purely and purely because of Narendra Modi. But the problem with brand Nitish Kumar is that, you know, he antagonized many in Bihar, particularly the BJP voters, when he opposed Narendra Modi's candidature to start with. Now, in 2015, when he left, I mean, basically officially left the NDA way back, but when he actually joined Mahagathbandhan at that point of time, almost 99.99% BJP voters considered him done and dusted at that point of time. When he rejoined NDA, for almost 99.99% of MGB supporters, for they considered him done and dusted. So what has happened in Bihar right now, that BJP voters are upset with him, RJD voters are upset with him, and Nitish himself is now, you know, only there on the ground with 10% of his own Kurmi, Koiri, EBC kind of limited block. So नीतीश कुमार के लिए कह सकते हैं वो जैसे, हालांकि मुहावरा गलत होगा ज्योति, बट घर का ना घाट का वाली जो हालत होती है, बेसिकली दिस इज वेयर इट इज स्ट्रक. It's totally and
purely on now popularity of the Prime Minister, how much he can salvage the situation on the ground by his magnetic pull, by asking the BJP voters that please go out and vote for Nitish Kumar, because if you do not go out and vote for Nitish Kumar, then we are going to go back to Lalu Raj. And Lalu Raj, the problem with the campaign on the Lalu Raj is, Jyoti, that almost 1/5, every fifth voter in Bihar, or more than 20% voters in Bihar of that age group who do not remember Lalu Raj. Either they were born after Lalu Raj, or when the Lalu Raj was there, they were just toddlers. They have no memory whatsoever. All their life, they have seen only and only Nitish Kumar. And add to the fact, Jyoti, that every possible governance layer in Bihar, be it panchayat level, municipality level, state level, MP, MLA, everywhere it is the NDA for really long time. Right. So when you talk about anti-incumbency, if there is some kind of a balance somewhere, people have an option to release their anger, like, you know, safety valve जैसे होता है pressure cooker का. Right, इस right. pressure cooker में कोई safety valve है नहीं. जो स्थिति बननी है वो NDA के against और नीतीश के against बननी है. इसीलिए ये दिक्कत है. The only safety valve right now is Prime Minister Modi's popularity in Bihar, as our friend Shankar said, and also another friend Shankar, by the same name, Shankarshan Thakur also said to me that, you know, this is probably after a long time that the real mass leader in Bihar is a national leader. It happened during Indira Ji's time. But that the national leader's popularity is overlapping the popularity of state leaders. तो शंकर, ये जो नेशनल लीडर जो मोदी जी अब पधारे हैं बिहार, और आज उनकी 3 रैलीज हुई हैं बिहार के अंदर, और एक रैली में उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ महामारी है और दूसरी तरफ जंगल राज है, और जो तेजस्वी हैं, उन्होंने नाम तो खैर नहीं लिया तेजस्वी का, लेकिन ये जंगल राज के युवराज है। और फिर उन्होंने उसके बाद ये भी साफ किया कि जो एनडीए है, उन्होंने ये सवाल किया जनता से कि एनडीए क्या है, और इसका उत्तर वही देते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, वीआईपी एंड हम। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए ज्योति, प्रधानमंत्री अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों के जो पटना के न्यूज़पेपर हैं, वहां पे एक पन्ने का एडवर्टीजमेंट छपा है और उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री की फोटो है उस एडवर्टीजमेंट में, और उस पे जेडीयू और बाकी जो अलायंस पार्टनर हैं उनके सिंबल जरूर हैं उस जो एडवर्टीजमेंट है, लेकिन फोटो सिर्फ एक है प्रधानमंत्री का। आज जो एडवर्टीजमेंट छपा था उसमें सुशील मोदी और नीतीश कुमार की भी फोटो थे। तो देखिए बीजेपी इस इलेक्शन को समझ रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक अपनी पॉपुलैरिटी एंटी इनकम्बेंसी के कारण स्लाइड कर रहे हैं, और अगर इस इलेक्शन को खींच पाएंगे, एनडीए खींच पाएगी, तो वो प्रधानमंत्री की वजह से खींच पाएगी। ये अलग बात है कि 2015 में हमने देखा था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री के तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो इलेक्शन ड्राइव नहीं कर सके थे और महागठबंधन जीत गया था, क्योंकि वोटर समझती है स्टेट इलेक्शन का फर्क और सेंट्रल इलेक्शन का फर्क। तो इसमें नीतीश कुमार की अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पे वोटर कितना वोट डालता है, प्रधानमंत्री की तमाम अपील के बावजूद, तमाम जिस तरह का वो एक एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, उन सब के बावजूद अगर नीतीश कुमार से वोटर में ज्यादा नाराजगी है और प्रधानमंत्री की अपील उस पर असर नहीं करती है, तो वो एक निश्चित रूप से खतरे वाली बात होगी एनडीए के लिए। दूसरा जो फैक्टर मुझे लगता है कि देखिए जो जिस तरह का सीमलेस एक अर्थमेटिक होता है ग्राउंड लेवल पे, बूथ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो मुझे लगता है कि वो उतना सीमलेस नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में और एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं। वो ग्राउंड लेवल पे उतना सीमलेस नहीं है। और कल परसों एक घटना हुई पटना में कि अनुराग ठाकुर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राजीव रंजन जो कि जेडीयू के नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, ललन सिंह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें ये जब सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, इसको बीजेपी किस तरह से लेती है, तो बीजेपी उस सवाल का बहुत अच्छे ढंग से डिफेंड नहीं कर पाई। और उसके बाद जेडीयू के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने इंटरप्ट किया बीच में और उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है और बीजेपी बिल्कुल डिफेंड कर रही है। तो उससे ये दिखता था कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है बूथ लेवल पे, और साथ ही एक जो सस्पिशन पैदा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हुआ है, मन में संदेह पैदा हुआ है, वो मुझे लगता है कि जेडीयू के अंदर वो घर कर गई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एलजेपी के सहारे उसको सबोटेज करने के लिए
पीछे से बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रही है। तो यशवंत, ये जो संदेह वाली बात जो शंकर कर रहे हैं, इफ बीजेपी एंड जेडीयू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट ईच अदर, तो फिर जमीनी हकीकत तो क्या होगी? हाउ कैन वर्कर्स देन ट्रस्ट how can voters trust the workers? So there will be a lot of dissonance and disaffection, isn't it? Absolutely. ज्योति, हमारे पूरब में कहावत है, बहुत ज्यादा गाड़ी होती है तो छनती नहीं है, जरूरत से ज्यादा सयानापन कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो ये जो entire this game plan of putting up LJP as a proxy and trying to आपको क्या लगा था कि LJP has been put up as a proxy by the BJP? I mean, this is what the conventional wisdom will tell you in political lines. Because if that was the case, how come LJP is still part of the central NDA? I mean, I understand that this was something on the line of NCP, where they used to have they used to be part of central UPA and part of opposition in many other states. But within the NDA, I have never come across this kind of arrangement that I am part of central NDA, but I am not part of the state NDA, something of that sort. Yes. It's kind of weird. And besides his entire campaign कि मैं हनुमान हूँ और मेरे सीने में मोदी बसते हैं and everything, they could figure out one thing. You see, I can give a benefit of doubt on one hand, that they could figure out that BJP voters are absolutely pissed off with Nitish Kumar, big number of them, and they may not vote for Nitish candidate. Their fear might have been that if they will not vote for Nitish candidate, they might switch over to RJD. So in order to, what you can say as like, safely parking in some tertiary direction where they do not switch over to RJD, they might like to say that, okay, we did this because of that, but that's a stupid arrangement. Anybody who knows Bihar, and Shankar might correct me if I'm wrong, anybody who knows Bihar will tell you very clearly that NDA or the BJP voters, when they are upset, when they are angry, they are more likely to sit at home rather than voting for Lalu's party. So problem is not that if they are upset, they will switch over to Lalu's party. That is unlikely to happen. Same is with Lalu's voter. If they are angry and upset with Lalu, they will sit at home rather than switching over to BJP. Right. So those kind of lines are very clear. The idea that seamless cooperation that should have been there during the last Lok Sabha, it happened. But I guess that over smartness of just trying to engineer something out of the blue where Nitish could be cut to size and where Paswan might come up with 10-15 seats and they try to figure out post-election, all that is good politics. Equationing is good, but there has to be some common sense that there are, at the end of the day, only 243 seats in Bihar, out of which you are contesting only 115 in Bihar. And no matter, regardless that your strike rate is going to be very good, you are not going to be 100% seats over there. Right. So somewhere down the line, you are not going to have a majority without Nitish Kumar. And if Nitish Kumar goes below threshold, then you are, compromising the actual majority figure somewhere. Yeah. And taking a risk, a calculated risk is fine. But taking some risk in kind of a blatant overconfidence that we can do away with this, that bhari pad sakta hai. I mean, that's what I feel. Right. It all depends on the turnout. I mean, I don't know what is the current turnout. But the turnout today has been quite low. सर आप ही बताइए कि अभी मैं 1-2 घंटे पहले का देख रही थी, जो टर्नआउट है 50% से कम ही लग रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? शंकर, मैं आपसे पूछ रही थी टर्नआउट की बात है जी। बिल्कुल, देखिए, अगर टर्नआउट जो वोट परसेंटेज है जो अगर कम हुआ है तो निश्चित रूप से पहला तो सबसे बड़ा फैक्टर कि कोरोना के कारण ये कल जेडीयू के एक सीनियर लीडर हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वशिष्ठ नारायण सिंह, समाजवादी नेता हैं काफी पुराने, उनके पास में बैठा हुआ था। उनकी भी ये चिंता थी कि अगर वोटर टर्नआउट कम हुआ तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है, जो जेडीयू का वोटर है, वो वोटर उतना कट्टर नहीं है जो आरजेडी का वोटर है, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का यादव और मुस्लिम है। तो यानी कि जो मिडिल क्लास है और ऐसे जो लोग हैं, वो अगर कोरोना की वजह से अपने घर से नहीं निकलते हैं, उनको लगता है कि
या तो पहली वजह है डर, दूसरी वजह है कि अगर उनकी नीतीश से नाराजगी है, वो वोट नहीं डालना चाहते तेजस्वी के लिए, नीतीश से नाराजगी है लेकिन वो आरजेडी को फायदा नहीं पहुंचाने चाहते हैं, तो वो घर से नहीं निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है। तो ये अगर वोटर टर्नआउट नीचे रहता है तो मुझे लगता है कि रूलिंग अलायंस के लिए, एनडीए के लिए खतरे की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तीनों फेजेस में ऐसे वोटर टर्नआउट हुए तो सोचने वाली बात होगी कि एनडीए को, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के लिए सबसे जो विनिंग प्रपोजिशन क्या है कि जो कास्ट कंपोजिशन है, एक तो नीतीश कुमार का जो अपना अति पिछड़ी जातियों का महादलित का वोट बैंक है, वो जब अपर कास्ट के साथ मिल जाता है तो नीतीश कुमार इनविंसिबल हो जाते हैं, अपराजय हो जाते हैं। ये कास्ट कॉम्बिनेशन उनके पास अभी भी है, लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों का फटीग है, कोरोना है, ये सब कैसे फैक्टर इस पूरे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये मुझे लगता है कि देखने वाली बात होगी। अच्छा शंकर, एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव की रैलीज में मतलब हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसा लगता है टीवी के ऊपर कि लोग उसकी रैलीज में आ रहे हैं, तो क्या ये जो वोटर है, क्या है ये अनएम्प्लॉयड वोटर है, जो यूथ है, क्या इसीलिए वो 10 लाख नौकरियों की जो बात करते हैं? ऑब्वियसली इट इज एन अट्रैक्टिव थिंग, लेकिन विकास तो मोदी जी कर रहे हैं, तेजस्वी कहाँ से यूथ को 10 लाख नौकरियां देंगे? और मतलब क्या इनकी जो अपील है ये क्यों इतनी जो है दिख रही है? ज्योति देखिए, जब इस तरह के काफी लोक लुभावने वादे किए जाते हैं तो कई बार जनता उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और खास करके एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे निराशा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप याद कीजिए कि जो असेंबली इलेक्शन पिछले हुए थे मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वहाँ पे कांग्रेस ने एक बड़ा लोक लुभावन वादा किया था कि किसानों की कर्ज माफी कर देंगे, और उस पे आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार बनी उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आए तो किसानों की जो कर्ज माफी का मुद्दा था वो काफी अपील किया उस इलेक्शन में। वैसे ही तेजस्वी का ये जो स्लोगन है, जो नारा उन्होंने दिया है, वो यंग वोटर को लुभा रहा है। वो यंग वोटर को लगता है कि ठीक है 10 लाख नहीं मिलेंगे, 5 लाख तो मिलेंगे, तो इसलिए वो एक काफी कैचिंग नारा है और प्रॉमिसिंग नारा है। लेकिन सवाल सिर्फ इसमें यही है कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, और यशवंत ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे, कि रैलियों में भीड़ जो उमड़ती है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसलेट वोटों में भी करती है। और एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि जब 1977 में इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय हरदेव जी, और उन्होंने एक रैली में इंदिरा जी को बताया कि देखिए मैडम कितनी भीड़ आई है आपको सुनने के लिए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हाँ भीड़ तो है लेकिन लोगों के चेहरे बुझे हुए हैं। तो यानी कि रैलियां जो है वो पैमाना नहीं होती है कि वोटर कहाँ पे वोट डालेगा। और चूंकि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं उसमें खासतौर से कहा गया है कि लोगों की संख्या लिमिट रखनी है, कम रखनी है, उन्हीं लोगों को बिठाना है जो कुर्सियां पे बैठ सके, मास्क लगा के बैठना है, तो इसलिए उनकी रैलियों में कम लोगों को एकोमोडेट किया गया है। वो उस तरह की रैलियां नहीं है कि फ्री फॉर ऑल है, सबके लिए वो कितनी भी जनता आ जाए। तो ये मुझे लगता है कि रैलियां वो पैमाना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी की जो रैलियां हैं वो एक तरह से उसमें आप एक पॉजिटिविटी देख सकते हैं। लोगों की आकांक्षाएं जो 2014 में मोदी की रैलियों में दिखती थी कि लोग आते थे और उल्लास से चिल्लाते थे मोदी मोदी, तो उस तरह की भीड़, उस तरह का क्राउड तेजस्वी की रैली में है। अब सवाल यह है कि वोटर में टर्नआउट में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये मुझे लगता है यशवंत ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। जी, तो ये बताइए यशवंत, द क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक कि जो रैलीज है, इतने जो लोग आ रहे हैं तेजस्वी की रैलीज में, क्या आपको लगता है कि विल दिस ट्रांसलेट इनटू वोट्स? For Tejasvi, certainly yes, but the aggression that you see in his rallies, that you know, the receptive crowd, just like Shankar said, that you know, that crowd is overtly expressive, no doubt about that. And one big factor is also the fact that he is not only getting the M plus Y, but M plus Y and plus, and that plus Muslim plus Yadav. Yeah, MY plus, and that MY plus also has this time a considerable clout of CPI ML. माले का जो सपोर्टर है वो भी कंसिडरेबल है जो आ रहा है। जो एग्रेशन है जो आपको रैली में दिख रहा है ये उसका भी सपोर्ट का दिख रहा है। But having said that, there is a very very visible excitement as far as the rallies of Tejasvi are concerned. And there is a considerable subdued atmosphere as far as the NDA rallies are concerned, particularly the JDU. Because JDU की रैली में एक बात तय मानिए ज्योति कि वहां पर नीतीश को सुनने के लिए बीजेपी का वोटर तो बिल्कुल नहीं जा रहा है।
मोदी की रैली में फिर भी चलिए हो सकता है जेडीयू चला जाए या जरूरत भी ना हो उनको, उनके लिए बीजेपी के सपोर्टर ही बहुत है, वो उन्हीं को कट डाउन कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू की रैलीज में बीजेपी का वोटर नहीं जा रहा। ये है कि इलेक्शन के समय में मजबूरी में और अंत में वो ये कि नहीं हार जाएंगे तो लालू वापस आ जाएगा बैकडोर से, इस नाते वो वापस निकले और वोट डाल दें, ये बड़ी बात होगी। द टर्न आउट इन एनी केस, ज्योति, इन द फर्स्ट फेज, you see, I was studying the turnout in the last 4 elections for the first 3 seats. The maximum that went up was 2015, that was roughly about 55%, and the lowest in the last 4 election was about 10 years back, that was about 50%, 50.5% to be precise. So if you look at it in this way, if the turnout is somewhere between 50 to 53%, that would be, I would consider that would be considered a okay sign for NDA. But a turnout less than 50 would be a danger signal. That means that a lot of BJP supporters decided to sit at home rather than going out and vote for Nitish candidate. And a turnout beyond 55% also is a danger signal that there is a huge anti-incumbency thrust that is going out, and which might result in an anti-incumbent verdict. So we have to wait till the final adjusted, what we call as the final turnout figures that Election Commission comes across, because we all know that official cutoff time might be 5 or 6, but at that point of time, those voters who are in the line, Election Commission gives them the chit, and the polling continues till the last voter in the line actually gets the opportunity to vote. So final figures might come down to you roughly about maybe 7, 8 or a bit later, I would say. So we need to look at the final numbers, and we also need to look at the numbers. What was the turnout where the JDU had a candidate, and what was the turnout in the seats, average turnout where the BJP had a candidate? Then we will know how exactly this sitting at home phenomena is working. So quick last question to both of you. Shankar, अगर आप कहना चाहें, क्योंकि journalists we love to make predictions, whether or not, I mean, I don't know if it's a fair question or not, कि ये जो आज 71 सीटें जो पोल पे गई हैं, क्या आपको लगता है, या टोटल अगर आप बताना चाहें, आउट ऑफ 243 सीट्स आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आ सकती हैं एनडीए को? देखिए, मुझे जो लगता है ज्योति की, उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी वो बीजेपी होगी। अब सवाल फाइट है आरजेडी और जेडीयू के बीच में कि वो दोनों की कहाँ पे नंबर टिकते हैं, और इससे कहानी आगे की शुरू होगी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की जगह मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, केंद्रीय कैबिनेट में जाएंगे, या फिर बीजेपी नेट गवर्नमेंट होगी, बीजेपी की सरकार होगी, नित्यानंद राय मुख्यमंत्री होंगे। ये सारी संभावनाएं इस बात पे टिकी होंगी कि बीजेपी का नंबर कहाँ पे पहुंचता है, बीजेपी की संख्या कहाँ पे होती है, और क्या फिर बीजेपी ये कहेगी कि ठीक है, नंबर्स तो हमारे पास ज्यादा हैं, लेकिन नीतीश कुमार को हमने पहले प्रॉमिस किया था तो मुख्यमंत्री आप होंगे, लेकिन 2 साल के बाद आप ये कुर्सी छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह की सारी संभावनाएं पोस्ट पोल सिनेरियो में निकलती है। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि जो 71 सीट है उसमें देखिए, लार्जली आज का जो फेज था वो आरजेडी और जेडीयू का फेज था। बीजेपी बहुत कम नंबर पे, पिछली बार भी 2015 में 13 सीटें उनके पास थी या 14 सीटें थी। तो ज्यादा ये जो फर्स्ट फेज है ये जेडीयू और आरजेडी का फेज है, जिसमें कि आज की अगर रिपोर्ट करें तो आरजेडी बेहतर करते हुए दिखाई दे रही है, जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। Yashwant, you have the last word. In your view, how? Well, Jyoti, unfortunately, I won't be able to say that because I am privy to the exit poll numbers, and that would be unethical to say so. But yes, I am keenly following the turnout, and as I said, that we'll have to figure out, this election is basically in 2 Bihars, I would say. One Bihar where it is BJP versus the Mahagathbandhan, and another Bihar where it is Nitish versus the Mahagathbandhan. So the meat of the story, where exactly the crux is coming out to be, it's the other Bihar where it is going to be Nitish versus Mahagathbandhan. That is where the bottom line is going to be. Thank you so much. So the story of 2 Bihars, Yashwant Deshmukh, Shankar Animesh, thank you so much for joining me. Shankar, आपका खास धन्यवाद, आपने अपनी गाड़ी रोकी हाईवे पे और you have shared your insights with us. Thank you for your time. And Yashwant, thank you for joining me from Dubai. I appreciate this. Thank you for watching The Print. Thank you.